हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नीट बायोलॉजी हिंदी। और इस चैनल पे आप पढ़ सकते हो पूरी की पूरी बायोलॉजी आपकी नीट के लिए, वो भी हिंदी में। और क्या इसके लिए आपको किसी तरह का कोई पैसा देने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं। इसके लिए बस आपको छोटा सा काम करना है। ये जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करो और साथ में ये जो बेल आइकन है उस पर भी प्रेस करो, ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर आपसे मिस ना हो। ऑलराइट। और आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आपका एक नया चैप्टर जिसका नाम है कोशिका जीवन की इकाई के बारे में। ठीक है, देखो, क्लास स्टार्ट होने से पहले दो इंपॉर्टेंट बातें जो आपको याद होनी चाहिए। पहला चीज़, अपने फ़ोन को डाल लो DND। कई सारे फ़ोन में डू नॉट डिस्टर्ब लिखा रहता है, उसको आप कर लो एक्टिवेट, ताकि किसी भी सोना बाबू का कॉल या मैसेज से तुम डिस्ट्रैक्ट ना हो। एंड नंबर 2, आपको पेन कॉपी साथ में लेकर बैठना है, साथ साथ नोट्स बनाना है। यूँ ही महात्मा टाइप का नहीं बैठ जाना है। क्लियर है? ओके। अगर ये दो काम तुमने कर लिए तो फटाफट अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ओके। देखो, सबसे पहले यहाँ पे कुछ साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है। देखो, इस चैप्टर के अंदर साइंटिस्ट का नाम, डेट और उन्होंने जो क्या कथन बोला है, स्टेटमेंट क्या है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके नीट के एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करना है। जो हम पढ़ा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो नहीं पढ़ा रहे हैं इसका मतलब वो इंपॉर्टेंट है ही नहीं। ठीक है, चलो फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक साइंटिस्ट का नाम है जिसे बोलते हैं GN रामचंद्रन। ठीक है, जब आप NCERT का बुक देखोगे तो उसके चैप्टर के जस्ट पहले पेज में आपको एक स्मार्ट सा साइंटिस्ट नजर आएगा जिसका नाम है GN रामचंद्रन। उन्होंने क्या किया था? रामचंद्रन प्लॉट। ठीक है, रामचंद्रन प्लॉट की क्या की थी? खोज की थी। और इसके द्वारा उन्होंने क्या किया? प्रोटीन संरचना का अध्ययन किया। ठीक है, प्रोटीन संरचना का अध्ययन किया। किसमें? 2D में। 2D का मतलब जैसे कि तुम्हारा 3D स्ट्रक्चर होता है ना, जिसको तुम 360 डिग्री में घुमा कर देख सकते हो। 2D स्ट्रक्चर मतलब 2D का मतलब 2 डायमेंशन में आप कोई चीज़ों को देख सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने ग्लास बना दिया। गिव मी अ सेकंड। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे ऐसा करके क्या बना दिया? ग्लास बना दिया। तो ये तुम्हें किस में नज़र आ रहा है? 3D में नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको 360 घुमा के दिखाऊँ तो वो 3D हो जाएगा। तो तुम्हारा जो GN रामचंद्रन है, उन्होंने रामचंद्रन प्लॉट की खोज की और इसके द्वारा उन्होंने क्या किया? प्रोटीन संरचना का अध्ययन किया 2D में। ठीक है, ओके। सेकंड चीज़ क्या है तुम्हारा? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। ये चीज़ आपके बुक में दिया नहीं है, लेकिन ये आपके एम्स में पूछा गया था जब एम्स का एग्जाम होता था उस टाइम, इसलिए मैंने यहाँ पे रख दिया है। ठीक है, हाँ, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम है तुम्हारा नॉल एंड रुश्का। ठीक है, मैं इंग्लिश में नाम लिखा हूँ, ज़्यादा घबराने की जरूरत है। तो ये नॉल एंड रुश्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी या फिर बनाया था, इन्वेंशन किया था। ठीक है, ओके। उसके बाद है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक, ये भी आपके NCERT के बुक में नहीं दिया है, फिर भी ये नीट एग्जाम में पूछा गया था। मुझे डेट पता नहीं है कौन से डेट में मतलब कौन से ईयर में पूछा था, लेकिन ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था तुम्हारा? जो क्या बोलते हैं, डेड सेल मतलब आपकी जो मृत कोशिका है उसकी खोज की थी। मतलब सबसे पहले मृत कोशिका को इन्होंने देखा था। किसने? रॉबर्ट हुक ने। ठीक। एंटोनी वॉन लिवेनहॉक, ये चीज़ आपके NCERT बुक में दिया है। तो इन्होंने क्या किया था? जीवित कोशिका की खोज की थी, या फिर जीवित कोशिका को सबसे पहले देखा था। किसने? एंटोन वॉन लिवेनहॉक। ठीक है, तो अगर आपका क्वेश्चन किस टाइप से आता है, अगर आपके क्वेश्चन में देता है कि निम्नलिखित में से किसने कोशिका की खोज की है, अगर उसमें रॉबर्ट हुक दिया है तब आप रॉबर्ट हुक को मार्क करोगे, और अगर रॉबर्ट हुक नहीं दिया है तो इस कंडीशन में आप एंटोन वॉन लिवेनहॉक को मार्क करोगे। क्लियर है? ओके। तो ये चीज़ आपके NCERT में दी नहीं है, तो इस चीज़ को इंपॉर्टेंट लेकर चलो, या फिर NCERT के ऊपर में आप लिख सकते हो। हाँ, एक और चीज़ मैं बता दूँ क्लास में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपके पास NCERT की बुक नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मेरे नोट्स से पढ़ सकते हो। और NCERT बहुत सारे बच्चों को समझ में भी नहीं आती। ठीक है, तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक बार मैंने नोट्स से सारी चीज़ें मैंने सारी जो भी चीज़ें पढ़ाई है NCERT बेस्ड ही पढ़ाई है। ठीक है, वैसे भी मुझे फालतू की चीज़ें पढ़ाने का शौक भी नहीं है, और मैं बहुत आलसी इंसान हूँ। मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा आलसी इंसान हूँ। मैं खुद एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं पढ़ता। ठीक है, तो NCERT के बाहर से कोई भी चीज़ नहीं है, बस NCERT जो कॉम्प्लिकेट रहती है उसको मैंने सिंप्लीफाई करके आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको NCERT समझ नहीं आती है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, तो उसको अभी आप साइड में रख सकते हो। पहले नोट्स से पढ़ लो, और NCERT हम पढ़ाएंगे, बाद में उसका NCERT रिव्यू कर लेंगे। जब आप एक बार नोट्स से समझ जाओगे सारी चीज़, तब आपको NCERT भी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो उसको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं NCERT रिव्यू कर दूंगा एक बार, और मतलब पूरा लेक्चर NCERT से ही हम एक बार और ले लेंगे। ठीक है, रिविजन कर लेंगे उससे। तो उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है कि सर आप NCERT से नहीं पढ़ा रहे हो, इधर उधर से पढ़ा रहे हो नोट्स से, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ओके। चलो आगे आ जाओ। जिसका नाम है तुम्हारा रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने तुम्हारा केंद्रक की खोज की थी। ठीक है, ओके। तो अभी तक हमने 5 चीज़ों के बारे में बात किया। पहला, GN रामचंद्रन, जिन्होंने रामचंद्र प्लॉट की खोज की, जिसके द्वारा उन्होंने प्रोटीन संरचना का अध्ययन किया 2D में। दूसरा हमने दिखा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, दो साइंटिस्ट नॉल एंड रुस्का ने उसकी आविष्कार किया था।
ठीक है। उसके बाद है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने तुम्हारा मृत कोशिका देखा। एंटोन वॉन लीवेनहॉक इन्होंने तुम्हारा जीवित कोशिका देखा। और रॉबर्ट ब्राउन इन्होंने तुम्हारा क्या देखा, केंद्रक देखा। हाँ, इन दोनों नाम में ना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, रॉबर्ट हुक और रॉबर्ट ब्राउन, मतलब दोनों रॉबर्ट से स्टार्ट हुआ है। तो एग्जाम में जब ऑप्शन में आता है ना तो हमारा दिमाग थोड़ा घूमते रहता है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ख्याल में रखना कि जो रॉबर्ट हुक है उसने तुम्हारा मृत कोशिका की खोज की थी और जो तुम्हारा रॉबर्ट ब्राउन है उन्होंने केंद्र की खोज की थी। क्लियर है? होपफुली इस पेज में तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, ओके। साथ साथ तुम नोट्स बनाते जाओ, इससे चीज़ें जब तक लिखते जाओगे फटाफट चीज़ें और भी मेमोराइज होते जाती है। ओके, चलो आगे बढ़ जाओ। आगे है आपका कोशिका सिद्धांत। ठीक है, देखो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है आपके एग्जाम में, कई बार। ठीक, देखो सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है स्लाइडर। स्लाइडर आया बेटा तुम्हारा 1838 में। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि जो पौधे होते हैं, ठीक है, पौधे बोलो या पादप बोलो या पादप कोशिका बोलो, तो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं तुम्हारा विभिन्न प्रकार के, या फिर डायरेक्ट लिख लो विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बनता है, से मिलकर बना होता है। ये उन्होंने अपना क्या दिया, स्टेटमेंट दिया। ठीक है, अब देखो डेट इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, उसने जो स्टेटमेंट बोला वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो स्लाइडन 1838 पौधे विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, ये उनका स्टेटमेंट था। ठीक, सेकंड नंबर है श्वान। श्वान ने क्या बताया, ये आया बेटा 1839 में। ठीक है, और इनका स्टेटमेंट दो चीज़ था, पूरा स्टेटमेंट लिखने की जरूरत नहीं है, दो की पॉइंट बस याद रखो, इससे चीज़ें आपकी आसान हो जाएगी। पहला चीज़ जीव द्रव्य झिल्ली, जीव द्रव्य झिल्ली, और दूसरा उन्होंने बताया कोशिका भित्ति के बारे में। ठीक है, अब देखो, अब तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये जीवद्रव्य झिल्ली क्या होता है और कोशिका भित्ति क्या होता है। आल्दो आप छोटे क्लास में पढ़ते हो 9th क्लास में, बट भूल गए होगे, मैं दोबारा रिमाइंड करा देता हूँ। जीवद्रव्य झिल्ली क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य झिल्ली नाम से स्पष्ट है। जीव, जीव मतलब किसके अंदर बेटा, जंतु। ये क्या होता है, जो जंतु कोशिका होती है उसके अंदर एक पतली परत पाई जाती है। कोशिका के बाहर जीव मतलब जो जंतु कोशिका होती है उसके बाहरी परत में, मतलब बाहर के साइड में एक पतली परत पाई जाती है जिसे अपन क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, तो श्वान ने क्या किया, जंतु पे अध्ययन किया जिसके द्वारा उसने जीव द्रव्य झिल्ली के बारे में बताया, नंबर 1। नंबर 2 कोशिका भित्ति के बारे में बताया। कोशिका भित्ति मतलब कोशिका भित्ति, ये इन्होंने क्या किया, पादप के अंदर या फिर पौधे के अंदर अध्ययन किया। ठीक है, तो जो पादप कोशिका होती है या फिर पौधे के अंदर जो कोशिका होती है उसके चारों तरफ जो झिल्ली पाई जाती है उसे अपन क्या बोलते हैं, या फिर परत पाई जाती है, उसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, तो श्वान 1839 में जीवद्रव्य झिल्ली जंतु के अध्ययन करके बताया और कोशिका भित्ति तुम्हारे पौधे या फिर पादप कोशिका के अध्ययन करके बताया। ठीक, हाँ, इसका स्टेटमेंट क्या था। ठीक है, तो श्वान ने अपना स्टेटमेंट ये दिया कि जो भी क्या बोलते हैं, चाहे वो जंतु हो या क्या हो, पौधे हो, ठीक है, जंतु हो या फिर पौधे हो, दोनों क्या होते हैं, जंतु या पौधे, ये किससे मिलके बना होते हैं, कोशिका व कोशिका उत्पाद। ठीक है, कोशिका उत्पाद से बने होते हैं। ठीक है, ये उनका क्या था, स्टेटमेंट था। ठीक है, ओके। हाँ, तो अब क्या हुआ, स्लाइडर और श्वान दोनों ने मिलकर अब क्या किया, संयुक्त रूप से कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि स्लाइडर और श्वान दोनों ने क्या किया, संयुक्त रूप से, ठीक, कोशिका सिद्धांत दिया। ठीक है, कोशिका सिद्धांत दिया, लेकिन इस सिद्धांत को क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों रिजेक्ट कर दिया बेटा, इसका कारण क्या था, इसका कारण ये था कि ये सिद्धांत, स्लाइडर और श्वान का सिद्धांत, ये बताने में असमर्थ रहा कि जो नई कोशिका होती है वो किस प्रकार से निर्मित होती है। ठीक है, कारण क्या था, नई कोशिका मतलब कोशिका निर्माण के बारे में ये क्या हुआ, नहीं बता पाया। ठीक है, इसलिए इसको क्या कर दिया, स्लाइडर और श्वान द्वारा जो कोशिका सिद्धांत दिया गया था उसको रिजेक्ट कर दिया गया। क्लियर है, ओके। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया, तो क्या बताओगे, स्लाइडर एंड श्वान, टिक करोगे। ठीक है, ओके, लेकिन उनको बाद में रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों, क्योंकि वो नया कोशिका किस टाइप से बनती है, नई यहाँ पे चाहो तो ऊपर में लिख सकते हो, नई कोशिका निर्माण के बारे में बताने में असमर्थ रहा, जिसकी वजह से उसको रिजेक्ट कर दिया गया। क्लियर है, ओके। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, मतलब इनके जो कमी थी उसको पूरी करने के लिए, जिसका नाम है रिडोल्फ वर्चो। रिडोल्फ वर्चो, इनका डेट है 1855 में। ठीक है, 1855 में अपना एक स्टेटमेंट दिया। बेसिकली मैं तो इसको मंत्र बोलता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने अपना एक कोशिका सिद्धांत या कोशिका मंत्र दिया, क्या, जिसका नाम है ओमनिस सेलुला ई सेलुला।
ठीक है। अब देखो बेटा, ये मंत्र तुम्हें पता होनी चाहिए, कई बार इस मंत्र के ऊपर ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो रुडोल्फ वर्चो 1855 ओमनिस सेलुला ई सेलुला उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया। इसका मतलब क्या होता है? ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या होता है कि जो नई कोशिका होती है वो पूर्व स्थित कोशिका से, जो पहले से स्थित कोशिका है उससे आती है, ठीक है, फिर उससे बनती है। ठीक, तो यहाँ पर लिख लेना, जो नई कोशिका होती है वो क्या होती है? पूर्व स्थित कोशिका से, पूर्व स्थित कोशिकाओं से क्या होती है? निर्मित होती है। ठीक है, ओके। अगर इधर नज़र नहीं आ रहा होगा आपको तो कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ वो तो सुनाई दे रहा होगा ना। ठीक है, तो एक बार मैं पुनः आपको इस पेज का सारी चीज़ें रिवाइज कर देता हूँ। कोशिका सिद्धांत सबसे पहले स्लाइडर ने दिया 18, सबसे पहले एक साइंटिस्ट आया स्लाइडर 1838 में, उसने बताया कि जो पौधे होते हैं विभिन्न कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। दूसरी चीज़ श्वान आया 1839 में, उसने 2 बातें बताई, पहला जीवद्रव्य झिल्ली और दूसरा कोशिका भित्ति, और उसने अपना स्टेटमेंट ये दिया कि जो पौधे होते हैं या फिर जो जंतु होते हैं वो क्या होता है? कोशिका या फिर कोशिका उत्पाद से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है, ओके। तो स्लाइडर और श्वान दोनों ने संयुक्त रूप से मिलकर क्या दिया तुम्हारा? सबसे पहले कोशिका सिद्धांत दिया। ठीक है, लेकिन इस कोशिका सिद्धांत को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि यह सिद्धांत यह बताने में असमर्थ रहा कि जो नई कोशिका होती है वो कैसे निर्मित होती है, ये बताने में असमर्थ था, इसलिए स्लाइडर और श्वान का जो कोशिका सिद्धांत था उसको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक, फिर 3rd नंबर पर तुम्हारा एक और साइंटिस्ट आए रुडोल्फ वर्चो कब आए? 1855 में, जिन्होंने बताया कि एमनुस सेलुला ई सेलुला अपना स्टेटमेंट दिया, मतलब जो नई कोशिका होती है वो पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। ठीक है, तो तीनों साइंटिस्ट को मिलाकर फाइनली हमारा क्या बना? कोशिका सिद्धांत बना। पहला सिद्धांत क्या था कि जंतु या फिर पौधे ये किससे आते हैं? कोशिका या फिर कोशिका उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। ये वर्तमान समय का सिद्धांत है, नंबर 1। और नंबर 2 ओमनी सेलुला ई सेलुला, मतलब नई कोशिका पूर्व स्थित कोशिकाओं से आती है, ये तुम्हारा क्या है? 2nd नंबर का सिद्धांत है। ठीक, तो कोशिका सिद्धांत 2 हैं, पहला पौधे या जंतु कोशिका या फिर कोशिका उत्पाद से मिलकर बनते हैं, और दूसरा नई कोशिका पूर्व स्थित कोशिकाओं से निर्मित होती है। ठीक, ये स्टेटमेंट उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, साइंटिस्ट का नाम, डेट और उनका स्टेटमेंट ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे है तुम्हारा कोशिका का समग्र अवलोकन। ठीक है, अब देखो ये जो अभी पढ़ने वाले हैं ना, कोशिका का समग्र अवलोकन, इसमें हम क्या करने वाले हैं? जो भी कोशिका है उसकी जो बेसिक चीज़ें मतलब जैसे कोशिका के अंदर क्या होता है, क्या नहीं होता, ये सारी चीज़ों के बारे में जो आप 9th क्लास में पढ़े हो, बस उसी को थोड़ा सा अपन क्या करेंगे? रिमाइंड करेंगे, सारी चीज़ों को रिवाइज करेंगे। इससे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन पढ़ना जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब इसको आप पढ़ोगे, बेसिक क्लियर रहेगी, तभी तो आपको आगे की चीज़ें समझ में आएगी, लेकिन इससे क्वेश्चन नहीं आते। मैं पहले आपको दिमाग में बता देता हूँ। हाँ, क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो इस चैप्टर से मैक्स टू मैक्स 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, तो आपके 8 नंबर इंश्योर कर लो अभी से। ठीक है, ओके। चलो फटाफट आ जाते हैं। कोशिका का समग्र अवलोकन, देखो मान के चलो यहाँ पे क्या है, ऐसा करके कोशिका है, ये बीच में क्या होता है? एक सघन झिल्ली युक्त संरचना होती है, सघन झिल्ली युक्त संरचना। ठीक है, यहाँ पे क्या होती है? एक सघन झिल्ली युक्त संरचना होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? केंद्रक कहते हैं। ठीक है, ओके। इस केंद्रक के अंदर क्या पाया जाता है बेटा? तुम्हारा गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक, इंग्लिश में इसको अपन क्रोमोजोम भी कहते हैं। अब दोनों में याद रखना है क्योंकि आपके बुक में दोनों में नाम दिया गया है, तो क्रोमोजोम। क्लियर है? ओके। क्रोमोजोम के अंदर पाया जाता है तुम्हारा आनुवांशिक पदार्थ। आनुवांशिक पदार्थ कौन सा बेटा? डीएनए। क्लियर? हाँ, तो कोशिका के बीच में एक सघन झिल्ली युक्त संरचना होती है जिसे केंद्रक बोलते हैं। केंद्रक के अंदर क्रोमोजोम या फिर गुणसूत्र पाया जाता है और उसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। इतनी क्लियर है? ओके। अब केंद्रक और ये क्या बोलते हैं, इसका जो बाहरी आवरण मतलब कोशिका के अंदर। ठीक है, अच्छा, केंद्रक की मैं बात करूँ तो 2 चीज़ें और यहाँ पर दिमाग में रखो। पहला कि जिसके अंदर क्या होती है? झिल्ली युक्त, 2 चीज़ें याद रखना यहाँ पे, यूकैरियोट और एक होता है तुम्हारा प्रोकैरियोट। यहीं पे मैं क्लियर कर देता हूँ इसको, प्रोकैरियोट। ठीक, यूकैरियोट क्या होता है? जिसके अंदर झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है उसे हम बोलते हैं यूकैरियोट। इसके अंदर क्या पाया जाता है तुम्हारा? झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है। ठीक, उसे यूकैरियोट बोलते हैं। और जिसके अंदर झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं पाया जाता उसे अपन क्या बोलते हैं? प्रोकैरियोट बोलते हैं। क्लियर है? एकदम बच्चों वाली चीज़ है। ओके, आगे आ जाते हैं। कोशिका के अंदर, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? एक अर्ध तरल अव्यूल भरा रहता है। ठीक है, अर्ध
तरल, अर्ध तरल मतलब आधा तरल रहेगा। बोलने का मतलब जैसे पानी रहता है ना पूरा बह जाता है, उस टाइप का नहीं रहेगा। अर्ध तरल मतलब ऐसे समझ सकते हो गोंद, जैसे गोंद को डालो फर्श पे तो सडनली मतलब अचानक से बह नहीं जाता पानी की तरह, पानी या दूध की तरह, मतलब पूरी तरह लिक्विड नहीं रहता, आधा लिक्विड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है सिमिलरली कोशिका के अंदर क्या होती है, एक अर्ध तरल अवयव। अवयव का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे चक्रव्यूह होता है ना, चक्रव्यूह मतलब चारों तरफ से घिरा हुआ, उसी तरह क्या होता है जो कोशिका के अंदर जो कोशिका द्रव्य होता है वो भी क्या होता है, ऐसा फैला हुआ रहता है। ठीक है, उसी को अवयव बोलते हैं। ठीक, तो एक अर्ध तरल अवयव होता है कोशिका के अंदर, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, इसे हम बोलते हैं कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य कहते हैं। ठीक, अब ये कोशिका द्रव्य का क्या काम रहता है, कोशिका द्रव्य क्या होता है, तुम्हारा मेन एरिया होता है। ठीक है, जहाँ पे क्या होती है, रासायनिक अभिक्रियाएं संपन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होती है, आपकी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है। ठीक, और ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो क्या होती है बेटा, जीवित अवस्था में होती है, मतलब जीव अवस्था में होती है। जीव अवस्था में होती है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि जीवित कोशिका के अंदर होती है, मृत कोशिका के अंदर कोई भी रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती। ये बात आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो कोशिका के अंदर क्या होता है, एक सघन झिल्ली युक्त संरचना होती है जिसे हम केंद्रक बोलते हैं। उसके अंदर तुम्हारा गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम पाया जाता है और उसके अंदर आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है। ठीक, जिसके अंदर झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है उसे यूकेरियोटिक बोलते हैं, जिसके अंदर झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं पाया जाता उसे प्रोकैरियोटिक बोलते हैं। कोशिका के अंदर क्या होती है, एक अर्धतरल अवयव होते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं। और कोशिका द्रव्य क्या होता है, मेन एरिया होता है जहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया होती है जीव अवस्था में। इतनी चीज़ें अभी तक हमने पढ़ी है। क्लियर, ओके, चलो आगे आ जाओ, आगे आ जाते हैं। हाँ, आगे अब देखो यूकेरियोट में क्या होता है, अन्य झिल्ली युक्त संरचना भी पाई जाती है। एक झिल्ली युक्त संरचना क्या है, केंद्रक है यूकेरियोट के अंदर। ठीक है, तो केंद्रक के अलावा अन्य झिल्ली युक्त संरचना पाई जाती है किसके अंदर, यूकेरियोट के अंदर। ठीक, तो यहाँ पे लिख लेना कि तुम्हारा जो यूकेरियोट है, यूकेरियोट, उसके अंदर क्या होती है, अन्य झिल्ली युक्त संरचना पाई जाती है। अन्य झिल्ली युक्त संरचना, अन्य झिल्ली युक्त संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, कोशिकांग कहते हैं। ठीक है, और इसे कई बार क्या बोल देते हैं, अंगक भी बोल देते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। ठीक है, तो अन्य झिल्ली युक्त संरचना पाई जाती है किसके अंदर, यूकेरियोट के अंदर, लेकिन प्रोकैरियोट के अंदर ये नहीं पाया जाता। ये भी याद रख लो यहीं पे कि प्रोकैरियोट के अंदर क्या होती है, अन्य झिल्ली युक्त संरचना नहीं पाई जाती। यूकेरियोट के अंदर अन्य झिल्ली युक्त संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कोशिकांग या फिर क्या बोलते हैं, अंगक कहते हैं। ठीक, कौन सी, यहाँ पे ध्यान से रुकना, झिल्ली युक्त संरचना की बात कर रहा हूँ। प्रोकैरियोट के अंदर झिल्ली युक्त संरचना नहीं बल्कि झिल्ली रहित संरचना पाई जाती है। ठीक, तो कंफ्यूज मत होना, झिल्ली युक्त संरचना यूकेरियोट के अंदर पाया जाता है, प्रोकैरियोट के अंदर नहीं पाया जाता। यूकेरियोट के अंदर जो झिल्ली युक्त संरचना पाई जाती है उसे हम क्या बोलते हैं, कोशिकांग या फिर अंगक कहते हैं। क्लियर है, ओके, आगे। अब देखो इसके कुछ कुछ नाम हैं कि क्या क्या पाया जाते हैं, हालांकि हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, जब यूकेरियोटिक के कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। एटलीस्ट यहाँ पे तुम बस नाम याद करके चलो, तुम्हारा काम चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि नाम तो तुम्हें याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो देखो तो कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं। कोशिकांग में जैसे कि तुम्हारा होता है ER का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में इसको बोलते हैं बेटा अंतःप्रद्रवी जालिका, अंतःप्रद्रवी जालिका। अब देखो तुम्हारे बुक में ना हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम दिया है, तो मैं दोनों लैंग्वेज यूज़ करूँगा। ठीक, दूसरा होता है तुम्हारा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, माइटोकॉन्ड्रिया हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको सूत्रकणिकाएँ, सूत्रकणिकाएँ। ठीक, आगे है तुम्हारा माइक्रो बॉडी हो गया, जैसे कि माइक्रो बॉडीज़, माइक्रो बॉडीज़ मतलब जैसे कि तुम्हारा वो हो गया, क्या बोलते हैं, सूक्ष्मकाय। ठीक है, एक होता है तुम्हारा लाइसोजोम, इसे अपन क्या बोलते हैं, लयन काय बोलते हैं हिंदी में। और एक और चीज़ होती है जिसे अपन बोलते हैं क्या, गोल्जी काय, गोल्जी काय। ठीक, गोल्जी काय, इसे अपन बोलते हैं गोल्जी समित्र बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, गोल्जी सामित्र नहीं सामिश्र बोलते हैं। ठीक है, तो ये टोटल कितने हैं, 5 तुम्हें क्या याद रखने हैं, कोशिकांग या फिर अंगक याद रखनी है, जो किसके अंदर पाई जाती है, यूकेरियोट के अंदर पाई जाती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया,
माइक्रोबॉडी, लाइसोजाइम और क्या होता है तुम्हारा गोल्जी काय होता है। ठीक, हिंदी और इंग्लिश दोनों में नाम याद रखना है। अंतःप्रद्रवी जालिका, सूत्रकणिकाएं, सूक्ष्मकाय, लयनकाय और क्या होता है गोल्जी सामित्र होता है। टोटल 5 क्या होते हैं आपके झिल्ली युक्त संरचना यूकेरियोट के अंदर पाया जाता है, जिसे अपन कोशिकांग या फिर अंगक कहते हैं। क्लियर है? ओके, चलो अब आ जाते हैं बेटा आगे। प्रोकैरियोट के अंदर तो नहीं पाया जाता, ये मैं पहले ही क्लियर कर दिया हूँ। ठीक, अब थोड़ा सा ना आगे बात कर लेते हैं, जिसे बोलते हैं अपन क्या राइबोसोम के बारे में। और ये क्वेश्चन मिनिमम से मिनिमम एटलीस्ट 7 से 8 बार तो पूछा गया है। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में, चाहे तुमसे डायरेक्ट पूछ लिया है या स्टेटमेंट टाइप या फिर सही जोड़ी बनाकर, खाली स्थान बनाकर, अलग अलग क्वेश्चन फॉर्मेट करके ये क्वेश्चन पूछा गया है राइबोसोम के बारे में। ठीक, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारे लिए। हाँ, तो देखो जो तुम्हारा राइबोसोम होता है, राइबोसोम या फिर राइबोसोम बोलते हैं हिंदी में। राइबोसोम क्या होता है तुम्हारा झिल्ली रहित संरचना होती है। ठीक, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक, और सबसे अच्छी खास क्या बात है कि इम्पोर्टेंट लिख लो इसको, ये क्या होती है तुम्हारी झिल्ली रहित संरचना होती है। और ये क्या होती है दोनों में पाया जाता है। दोनों में पाया जाता है मतलब दोनों में मतलब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है। ठीक, प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। तुम हिंदी में लिख देता हूँ, फिर बोलोगे तुम किस में लिखते हो बोल के। छोड़ो, मैं लिखता नहीं हूँ, तुम लिख सकते हो। ठीक है, तो तुम्हारा जो राइबोसोम होता है वो क्या होता है झिल्ली रहित संरचना होती है, जो कहाँ पाया जाता है दोनों में पाया जाता है, मतलब प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में पाया जाता है। ठीक, अब देखो अब यहाँ पे 2 क्वेश्चन आते हैं कि जो राइबोसोम रहता है वो तो झिल्ली युक्त संरचना होती है, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में पाया जाता है, लेकिन कहाँ पाया जाता है, प्रोकैरियोट के अंदर किस में पाया जाता है और यूकैरियोट के अंदर किस में पाया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखो ये यहाँ राइबोसोम रहता है वो 2 जगह पाया जाता है। पहला एक तो अंगक में, अंगक मतलब कोशिकांग की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक, अब और दूसरा कोशिका द्रव्य में। ठीक है, कोशिका द्रव्य में। और ये सारी चीज़ें पढ़ के आ रहे हो, कोशिका द्रव्य क्या होता है, ये केंद्रक है तो ये क्या है कोशिका द्रव्य। तो इसमें कहीं पे भी क्या रहेगा ऐसा करके पड़ा रहेगा राइबोसोम। ठीक है, यहाँ या कहीं पे, एक तो यहाँ पे पाया जाता है, दूसरा अंगक में। अंगक में बोलने का मतलब एक तो कोशिका द्रव्य में कहीं पे पड़ा है और दूसरा अंगक, कोशिका द्रव्य के अंदर ही क्या होता है तुम्हारा अंगक होता है। तो लेट्स से यहाँ पे क्या है ऐसा करके माइटोकॉन्ड्रिया है, तो इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या रहेगा राइबोसोम रहेगा, ये बोलना चाहता है। तो एक तो कोशिका द्रव्य में और दूसरा क्या होता है तुम्हारा अंगक के अंदर पाया जाता है, ये बोलना चाहता है। ठीक है, तो अंगक में कहाँ पाया जाता है 2 जगह पाया जाता है। पहला पौधे के अंदर किस में पाया जाता है और जंतु के अंदर। ठीक, पौधे में पाया जाता है ये हरित लवक के अंदर, हरित लवक के अंदर। और जो जंतु है, जंतु में कहाँ पे पाया जाता है, जंतु में पाया जाता है ये 2 जगह, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि मैंने अभी बताया, और दूसरा मतलब माइटोकॉन्ड्रिया मतलब सूक्ष्मकणिका। ठीक है, तो ये पाया जाता है तुम्हारा जंतु के अंदर, तुम्हारा सूत्रकणिका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, व रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक, हिंदी में इसको बोलते हैं क्या खुरदुरा अंतःप्रद्रवी जालिका, खुरदुरा अंतःप्रद्रवी जालिका। इन 2 जगह पाया जाता है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, कि जो सूत्रकणिका जो राइबोसोम रहता है कहाँ पाया जाता है, सूत्रकणिका और खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका जंतु के अंदर और पौधे के अंदर हरित लवक में पाया जाता है। इसके अलावा कहाँ पाया जाता है कोशिका द्रव्य में कहीं पर पड़ा रहता है। ठीक है, ये बात क्लियर है? ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे है इंपॉर्टेंट। अब देखो हाँ, तो ये जो राइबोसोम वाला था ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके चलो। ठीक है, कई बार पूछा जा चुका है। हाँ, अब इसके जो चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, जो डेटा देने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है आपका जो भी क्या बोलते हैं बैक्टीरिया है या प्रोकैरियोट है या फिर जो भी मैं अभी डेटा देने वाला हूँ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, सबसे पहले बेटा एक इसको डिब्बे में रख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, पहले बना देता हूँ मैं क्या क्या चीज़ें। सबसे पहले होता है बेटा तुम्हारा माइकोप्लाज्म, प्लाज्मा। जो माइकोप्लाज्मा रहता है बेसिकली इसका डेटा में क्या है तुम्हें साइज़ कौन सा बड़ा होता है कौन सा छोटा है ये सारी चीज़ें जानकारी तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक, जो माइकोप्लाज्म होता है उसकी जो साइज़ होती है 0.3 माइक्रोमीटर होता है। ठीक, और ये क्या होती है बेटा सबसे छोटी कोशिका होती है, सबसे छोटी कोशिका। ठीक है, तो दुनिया की सबसे छोटी कोशिका क्या होती है माइकोप्लाज्म होती है। साइज़ कितना होता है 0.3 माइक्रोमीटर होता है। ठीक, दूसरा शुतुरमुर्ग का अंडा, जो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है वो क्या होता है सबसे बड़ी कोशिका होती है, सबसे बड़ी कोशिका होती है। ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है तुमसे एग्जाम में, सबसे बड़ी कोशिका बताओ 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा, सबसे छोटी कोशिका बताओ 4 ऑप्शन दे दिया रहेगा। ठीक, सब और
तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका ये क्या होती है बेटा? सबसे लंबी कोशिका होती है, सबसे लंबी कोशिका। ठीक, इसके अलावा 2-3 चीज़ें और याद रखो। तुम्हारा जो आरबीसी है, आरबीसी समझ में आता है ना, लाल रक्त कणिका बोलते हैं जिसको, रेड ब्लड सेल। ठीक है, आरबीसी इसका जो साइज होता है 0.7 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, और इसके अलावा जीवाणु, जीवाणु समझ में आता है ना, बैक्टीरिया की बात कर रहा हूँ मैं, जीवाणु या फिर इंग्लिश में लिख लो बैक्टीरिया। ठीक है, इसकी जो साइज़ होती है 3 to 5 माइक्रोमीटर होती है। तो ये डेटा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। माइक्रोलॉजम सबसे छोटी कोशिका होती है, 0.3 माइक्रोमीटर का होता है। शुतुरमुर्ग कंडा सबसे बड़ी कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है। ये तुम्हारे मस्तिष्क से लेकर हाथ और पैर की जो उंगली होती है ना, वहाँ तक फैली रहती है। ठीक है, तो सबसे लंबी कोशिका क्या होती है? तंत्रिका कोशिका होती है। यहाँ पे कंफ्यूज मत करना, लंबी और बड़ी में अंतर होता है बेटा। ठीक है, तो बड़ी बोलेगा तो शुतुरमुर्ग अंडा, लंबी बोलेगा तो तंत्रिका कोशिका। और आरबीसी का कितना होता है? 0.7 माइक्रोमीटर। और जीवाणु या फिर बैक्टीरिया का कितना होता है? 3 to 5 माइक्रोमीटर होता है। क्लियर है? ओके, तो ये तुम बेटा बॉक्स में रख लो, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जा चुका है और पूछा जाते रहेगा। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। आगे आ जाते हैं तुम्हारा, हाँ, अब यहाँ पे ना कुछ डायग्राम दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। अब इस डायग्राम के अंदर बेसिकली क्या, अब देखो एनसीईआरटी की हर एक चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, हर एक लाइन, हर एक वर्ड, हर एक डायग्राम, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, कोई भी चीज़ें स्किप नहीं करना है। क्लियर है? ओके, चलो मैं थोड़ा बता देता हूँ इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। देखो सबसे पहले क्या दिया है, लेट मी चेंज द कलर। देखो सबसे पहले क्या दिया है तुम्हारा, ये लाल रक्त कणिका, जिसे हम क्या बोलते हैं? आरबीसी भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है तुम्हारा? गोल हो सकता है और क्या हो सकता है? द्विअवतली हो सकता है। ये रहा तुम्हारा गोल और ये रहा क्या हो गया तुम्हारा? द्विअवतली। अवतल तो पढ़े होगे ना, मतलब उसमें क्या बोलते हैं तुम्हारा, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये सारी चीज़ें तो पढ़े हो तुम, ऐसे करके रहता है। ठीक है, तो अगर देखो इसका साइज़, ये तुम्हारा जो आरबीसी है वो कुछ ऐसे ही तो बना है ना, ऐसा टाइप का। ठीक है, ओके, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? क्या बोलते हैं? द्विअवतली हो गया। और ये क्या हो गया तुम्हारा? गोल हो गया। ठीक, अब देखो गोल कब होता है बेटा? जब तुम्हारा जो आरबीसी है, जो लाल रक्त कोशिका होती है, वो क्या होती है? जब इमैच्योर होता है। ठीक है, इमैच्योर होता है तब वो क्या होता है? गोल होता है। जब ये क्या होता है? मैच्योर होता है। ठीक है, जब ये मैच्योर रहता है तब क्या होता है? द्विअवतली होता है। जब ये मैच्योर रहता है तो इसके अंदर क्या पाया जाता है? नाभिक होता है। ठीक, साथ ही साथ क्या होता है? इसके अंदर कोई भी अंगक या फिर कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं। ठीक, नाभिक होता है एंड कोशिकांग, कोशिकांग बोलो या फिर अंगक, ये क्या होता है? अनुपस्थित होता है। क्लियर है? ओके, इसका काम क्या रहता है बेटा? आरबीसी का काम क्या रहता है? ये ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है। किसको ट्रांसपोर्ट करेगा? जैसे कि तुम्हारा जो बेसिक न्यूट्रिशन है, जैसे तुमने खाना खाया, ठीक है, खाना खाया तो उसके जो बेसिक, अब खाना ब्रेक डाउन होगा ना, प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, जो भी तुमने खाया है उसको क्या करेगा? एक स्थान से, मतलब बॉडी के एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाएगा। तो बेसिकली ट्रांसपोर्ट का काम करता है। कौन? आरबीसी। 2 टाइप के होते हैं, या तो गोल हो सकता है, 2 टाइप के नहीं, मतलब इसका साइज 2 टाइप का होता है। या तो वो गोल हो सकता है जब वो मैच्योर रहता है, वो क्या द्विअवतली होता है जब वो क्या होता है? मैच्योर होता है। ठीक, इस कंडीशन जब वो मैच्योर होता है तो उसके अंदर नाभिक पाया जाता है, लेकिन उसके अंदर क्या होता है? कोशिकांग अनुपस्थित होता है। क्लियर है? ओके, यहाँ पे मैं इतना डिटेल में क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि जब आप आगे पढ़ोगे ह्यूमन फिजियोलॉजी जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ और भी पढ़ेंगे, तो आप जब पहले से पढ़ रहोगे तो वहाँ भी आपको हेल्प हो जाएगी पढ़ने में। ठीक है, ओके, आगे आ जाते हैं, जिसे बोलते हैं श्वेत रक्त कणिका या फिर WBC बोलते हैं, वाइट ब्लड सेल। ठीक, ओके, ये इसका जो आकार रहता है वो क्या होता है? अमीवाकृति होता है। अमीवाकृति मतलब अमीवा, अमीवा तो समझ में आता है जिसका कोई क्या होता है? कोई आकार नहीं होता। तो देखो अलग अलग आकार में तुम्हें नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो अमीवाकृति मतलब अमीबा की तरह होता है, अमीबा के आकार का होता है, और अमीबा का कोई आकार नहीं होता। ठीक है, ओके, हाँ, इसका काम क्या रहता है बेटा? फेगोसाइटोसिस करता है। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है? जो भी बैक्टीरिया है, ठीक, उसका क्या करता है? अंतर्ग्रहण कर लेता है, मतलब किल कर देता है बैक्टीरिया को। ठीक, इसका क्या करता है? ये फेगोसाइटोसिस का क्या करता है? काम करता है। ठीक है, ओके, आगे दिया है तुम्हारा क्या? स्तंभकार उपकला कोशिका। स्तंभकार मतलब स्तंभ, स्तंभ का मतलब खंबा, खंबे की तरह तुम्हें खड़ा नजर आ रहा है। तो ये क्या रहता है तुम्हारा? एक तो लंबा रहता है, साथ में क्या होता है? संकरा होता है। संकरा मतलब ऐसा, मतलब जैसे पतली गली होती है ना, उसी को हम क्या बोलते हैं? संकरा बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगी? लंबी होगी और खंबे की तरह लंबी होती है, और साथ में क्या होती है? खंबे की तरह ऐसे पतला भी होता है। ठीक, मतलब संकरा होता है, तो लंबी और क्या होता है? संकरी होती है। कौन?
स्तंभाकार उपकला कोशिका। ठीक, आगे आगे दिया है तुम्हारा क्या, तंत्रिका कोशिका। अभी आप पढ़ के आ रहे हो कि तंत्रिका कोशिका क्या होती है, हमारे शरीर की मतलब सबसे लंबी कोशिका होती है। ठीक, तंत्रिका कोशिका का काम क्या होता है बेटा, यहाँ पे देखो साखित और क्या होती है, लंबी होती है, तो बेसिक चीज़ें सबको मालूम रहता है। हाँ, इसका काम क्या रहता है, इसका काम रहता है तुम्हारा जो तंत्रिका कोशिका क्या कहते हैं, मान के चलो कोई भी आवेग है, आवेग है मतलब जैसे मान के चलो मैंने ऐसे ठंडे पानी या फिर गर्म पानी को टच किया, तो वो क्या करेगा, जो भी इम्पल्स है, इम्पल्स मतलब जो भी आवेग है, गर्म को टच करोगे तो उसके वजह से आपको गर्माहट फील होगी ना, तो उस गर्माहट का जो सिग्नल है उसको क्या करता है, भेजता है कहाँ, मेमोरी तक, मतलब मेरे रज्जु तक। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, तुम्हारा आवेग मतलब जैसे गर्म चीज़ को मैंने टच किया तो वो क्या करेगा, उसके वजह से गर्माहट महसूस होगी, उसे हम क्या बोलते हैं, आवेग बोलते हैं। तो उसका आवेग का क्या करता है, संचालन करता है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे लिख लेना कि ये क्या करता है, तुम्हारा जो तंत्रिका कोशिका है वो आवेग का संचालन, संचालन कैसे लिखते हैं, हाँ, संचालन करता है। ठीक, यहाँ पे लिखा है तुम्हारा क्या, एक वहिनिका दीर्घकृति। एक वहिनिका दीर्घकृति, इसका काम क्या रहता है बेटा, इसका काम क्या रहता है, तुम्हारा जो वाटर है, ठीक है, उसका क्या करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर कराता है। कंडक्शन ऑफ वाटर मतलब तुम्हारा वो जल का संचालन कराता है। ठीक है, जल का संचालन करने का काम करता है तुम्हारा क्या, एक वाहिनिका दीर्घकृति। ये आप 11 और क्या बोलते हैं तुम्हारा वो है प्लांट फिजियोलॉजी, उसके अंदर और डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद है तुम्हारा यहाँ पे क्या, मध्योतकी कोशिकाएं। मध्योतकी कोशिका क्या होती है बेटा, एक सेकेंड, हाँ, मध्योतकी कोशिका, मध्योतकी कोशिकाएं क्या होती है, गोल होती हैं, साथ ही साथ क्या होती है, ये अंडाकार भी होती है। ठीक है, और अंडाकार होती है। अगर इसके अंदर, अगर इस कोशिका मध्योतकी कोशिका के अंदर अगर पेलीसेड आ जाए, पेलीसेड क्या होती है, आगे पढ़ोगे डिटेल में, अभी मत जानो, अभी बस जानो पेलीसेड। ठीक, तो जब पेलीसेड क्या होता है, इसके अंदर इंटर कर जाता है इस कोशिका के अंदर, तो इस कंडीशन में क्या हो जाती है, ये बेलनाकार हो जाती है। मैं कंडीशन बता रहा हूँ ना, हाँ, तो ये क्या होता है, गोलाकार होता है, दूसरा अंडाकार भी होता है, और अगर इसके अंदर पेलीसेड आ जाए तो ये क्या होता है, बेलनाकार भी हो जाता है। ठीक, अब इसका काम क्या रहता है, इसका जो मध्योतकी कोशिका है इसका काम रहता है बेसिकली क्या, तुम्हारा ये तुम्हारा काम करता है फोटोसिंथेसिस में, मतलब ये फोटोसिंथेसिस में काम करता है, मतलब जो क्लोरोप्लास्ट रहता है उसको क्या करता है, ये स्टोर करता है, मतलब जमा करता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का जमाव करता है या जमा करता है। ठीक, और क्लोरोप्लास्ट जमा होने की वजह से क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट किस में हेल्प करता है, फोटोसिंथेसिस में, मतलब प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। ये बेसिकली मैं ये बोलना चाहता हूँ। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में क्या करता है, ये हेल्प करता है। क्लियर है, ओके। तो ये था तुम्हारा डायग्राम की बातें। आरबीसी इमेच्योर रहेगा तो गोल रहेगा, मेच्योर रहेगा तो क्या होता है, तुम्हारा द्विअवतली होता है। इस कंडीशन में उसमें नाभिक पाया जाता है लेकिन कोई कोशिकांग नहीं पाया जाता, और आरबीसी का काम ट्रांसपोर्ट में करता है। डब्ल्यूबीसी क्या था, फेगोसाइटोसिस में हेल्प करता है। उसके बाद हमने देखा स्तंभाकार उपकला कोशिकाएं। स्तंभाकार उपकला कोशिका क्या होती है, खंबे की तरह लंबी होती है और संकरी होती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा तंत्रिका कोशिका, अब सबसे लंबी कोशिका होती है तंत्रिका कोशिका, जो क्या करता है, तुम्हारा आवेग का संचालन करता है। फिर हमने देखा एक वाहिनिका दीर्घकृति, जिसका काम क्या रहता है, जो वाटर का संचालन करता है, मतलब रूट से लेकर पौधे के टॉप तक लेके चला गया, इस टाइप का। ठीक है, उसके बाद क्या देखा हमने, ये मध्योतकी कोशिका। मध्योतकी कोशिका का काम क्या रहता है तुम्हारा, मध्योतकी कोशिका 3 टाइप से हो सकते हैं। पहला गोल हो सकता है, दूसरा अंडाकार हो सकता है, और तीसरा क्या होता है, अगर इसके अंदर पेलीसेड आ जाए तो ये क्या हो जाता है, बेलनाकार हो जाता है। और ये इसका काम क्या रहता है, क्लोरोप्लास्ट को जमा करता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। क्लियर है, ओके। चलो, ये चीज़ भी तुम्हारी पूरी क्लियर हो गई होगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक, ओके। चलो आगे बढ़ जाते हैं, जिसे अपन बोलते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाएँ। ठीक, अब हम क्या करते हैं, हमने कोशिका जो बेसिक खोज थी, साइंटिस्ट थी, वो सारी चीज़ें हमने देख ली, हमने पूरा कोशिका का ओवरव्यू देख लिया। अब हम डिटेल में बात करेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में और यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में। क्लियर है, चलो आज हम पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका, कल हम यूकैरियोटिक कोशिका देखेंगे। लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लाइक 1 आवर के आसपास, बट कोई नहीं, हम लास्ट तक पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। गिव मी अ सेकंड। देखो, प्रोकैरियोटिक कोशिका को मेजरली चार चीज़ों द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, कौन कौन से 4 चीज़ें हैं, ये काफ़ी ज़्यादा, गिव मी अ सेकंड, हाँ, 4 चीज़ों द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। हाँ, कौन कौन से 4 चीज़ें हैं, सबसे पहले आ जाता है इसके अंदर 4 चीज़ें। एक है तुम्हारा जीवाणु, ठीक, दूसरा है तुम्हारा नील हरित
नीलहरित शैवाल, ठीक। चौथा आता है जिसे अपन बोलते हैं, सॉरी तीसरा पीपीएलो, ठीक है, या फिर माइक्रोप्लाज्म, सॉरी माइकोप्लाज्मा। और एक और चीज़ आती है चौथा नंबर जिसे अपन बोलते हैं पीपीएलो। पीपीएलो का फुल फॉर्म क्या होता है? प्लूरो निमोनिया लाइक न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। प्लूरोनेमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म पीपीएलओ का फुल फॉर्म होता है, ठीक। ओके, कुछ बेसिक चीज़ें और याद रख लो कि ये जो पीपीएलओ होता है इसका जो साइज़ होता है वो कितना होता है बेटा तुम्हारा? 0.1 माइक्रोमीटर होता है, ठीक। ये तुम्हारे एनसीईआरटी के डायग्राम में दिया है, तो कई बार एग्जामिनर डायग्राम से पूछ लेता है, तो ज़्यादा घबराना नहीं है, ठीक। कहाँ से आ गया बोल के। हाँ, एक और चीज़ याद रखो यहाँ पे, विषाणु मतलब वायरस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। विषाणु, इसका जो साइज रहता है वो कितना रहता है तुम्हारा? 0.01 मतलब 0.01 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर होता है, ठीक। तो ये डेटा भी तुम्हें याद रखना है, तुम्हारे डायग्राम में दिया है एनसीईआरटी के, ठीक है, कोई बाहर से नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, ओके। हाँ, तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसको 4 चीज़ों द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। जीवाणु हो गया, तुम्हारा नीलहरित शैवाल हो गया, माइक्रोप्लाज्म हो गया, और पीपीएलओ प्लूरोनेमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म हो गया, जिसका साइज 0.1 माइक्रोमीटर होता है। और जो वायरस का साइज होता है 0.01 से 0.2 माइक्रोमीटर होता है। क्लियर है? ओके, चलो आगे आ जाते हैं इसके आकार के बारे में। जो प्रोकैरियोटिक कोशिका होता है इसकी आकार किस टाइप से होता है? बेसिकली 4 आकार होते हैं, ठीक है। पहले ये ज़्यादातर पूछा जाता था, अब ज़्यादा एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं है यार, कब क्या पूछ ले, तो कोई भी चीज़ें छोड़नी नहीं है, ठीक है। तो आकार की मैं बात करूँ तो इसमें बेसिकली 4 आकार होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, सबसे पहला तुम्हारा बेसिलस क्या होता है बेटा? बेसिलस होता है, एक होता है तुम्हारा कोकस, लेकिन इसको हिंदी में कोकस बोलते हैं, ठीक है। कोकस हो गया, और विब्रो हो गया, आल्दो ये विप्रो होता है लेकिन विब्रो होता है, ठीक है, विब्रो। और स्पाइलर, ठीक। देखो, बेसिलस का मतलब होता है बेटा तुम्हारा दंडाकार मतलब ऐसे करके, ऐसे डंडे टाइप का रहेगा ऐसे करके, ठीक है। इडली बोलता हूँ, छोड़ो, खाने का याद आ जाता है, ठीक। कोकस का मतलब होता है बेटा तुम्हारा गोलाकार, ठीक है। गोलाकार मतलब इसका जो आकार है कुछ इस टाइप का रहेगा। विब्रो का मतलब होता है बेटा कॉमा शेप्ड, लेकिन हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? कोशाकार बोलते हैं, ठीक है। कोशाकार का मतलब जो कॉमा शेप्ड होता है। कॉमा कैसे बनाते हो? ऐसे करके बनाते हो ना, कुछ इस टाइप का, ठीक है। हाँ, तो इसका जो विब्रो मतलब एक कॉमा शेप्ड रहता है। स्पाइलर का मतलब होता है बेटा तुम्हारा सर्पिल मतलब सर्प कैसे रहता है? ऐसे, ठीक है। तो ये क्या रहता है? कुछ इस टाइप का दिखाई देता है। तो आकार समझ में आ गया? बेसिलस होता है, ठीक है। बेसिलस, कोकस, विब्रो, बेसिलस, कोकस, विब्रो, और लास्ट क्या होता है? स्पाइलर होता है, ठीक है। दंडाकार, गोलाकार, कामा शेप्ड है जिसे कोशाकार बोलते हैं, और क्या होता है? सर्पिल होता है, ठीक है। नाम इंपॉर्टेंट, दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, प्लस जो डायग्राम है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? ओके, अब आ जाओ कुछ बेसिक बातें में। अब ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो, बेसिक चीज़ें में सबसे पहले आ जाता है जिसे अपन बोलते हैं माइकोप्लाज्म। अब देखो, ये माइकोप्लाज्म में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। एक तो माइकोप्लाज्म का मैंने स्टार्ट में और बताया था कि सबसे छोटी कोशिका होती है, 0.3 माइक्रोमीटर होता है, ठीक। अब इसके बारे में कुछ और बातें याद रखो कि तुम्हारा जो माइकोप्लाज्म होता है, जो प्लाज्मा होता है, ठीक, ये क्या होती है? कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, ठीक है। क्या नहीं पाई जाती? कोशिका झिल्ली। इसके अंदर क्या होती है? कोई भी कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, ठीक। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़, तुम्हारा जो प्रोकैरियोटिक होता है इसमें क्या होता है? कोई स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता, मतलब स्पष्ट विभेदित केंद्रक। तो यहाँ पे लिख लेना, स्पष्ट विभेदित केंद्रक। अब देखो, इस पॉइंटर से ही सारे तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर तुम एनसीईआरटी बुक निकाल के थ्योरी पढ़ने लग जाओगे तो कुछ भी तुम्हारे समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता, माइक्रोप्लाज्म में कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, प्रोकैरियोटिक के अंदर कोई स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता। आगे हम बात करते हैं जिसे अपन बोलते हैं आनुवांशिक पदार्थ। अरे सर ढंग से नहीं बन रहा यार, है ना। मेरी हिंदी थोड़ी सी ख़राब है क्योंकि मैं इंग्लिश में पढ़ाता हूँ इसलिए, ठीक है। जो आनुवांशिक पदार्थ है जैसे कि तुम्हारा डीएनए हो गया,
ठीक है। तो इस डीएनए के बारे में कुछ बेसिक जानकारी। सबसे पहले ये जो डीएनए रहता है वो क्या होता है बेटा, नग्न होता है। नग्न होने का मतलब इसके डीएनए नग्न होने का मतलब क्या होता है बेटा, इसके अंदर कोई हिस्टोन प्रोटीन द्वारा नहीं जुड़ा रहता, हिस्टोन प्रोटीन द्वारा नहीं जुड़ा होता, ठीक है। इसलिए अपन क्या बोलते हैं, जो डीएनए है उसको नग्न बोलते हैं, ठीक। दूसरा चीज़, जो डीएनए होता है या फिर जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है, वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार या फिर गोलाकार बोल सकते हो, ठीक है। वृत्त या फिर गोलाकार क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, ठीक। और इसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मिड कहते हैं, ठीक। प्लाज्मिड ये क्या होता है, तुम्हारा एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल भी होता है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल का मतलब मान के चलो ये क्या है, तुम्हारा कोशिका है, बीच में क्या है तुम्हारा केंद्रक है। अब तुम्हें पता है केंद्रक के अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए पाया जाता है, ये चीज़ तो मालूम है ना तुम्हें, ठीक। क्रोमोसोम के अंदर तुम्हारा क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। हाँ, इसके अलावा अगर कोशिका के अंदर कोई अन्य, ठीक है, अन्य क्रोमोसोमल मटेरियल है तो उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मिड कहते हैं। ये बात समझ में आ गया। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल को अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं, ठीक। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंग्लिश में, मुझे हिंदी में नहीं मालूम क्या बोलते हैं, ठीक है। या फिर अतिरिक्त क्रोमोसोमल मटेरियल, अतिरिक्त जो भी लिखना चाहो, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो मटेरियल होता है उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, प्लाज्मिड बोलते हैं। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल इन क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य के अंदर जो अतिरिक्त क्रोमोसोमल मटेरियल होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं, जो कि क्या होता है, वृत्ताकार या फिर गोलाकार होता है। क्लियर है, ओके। हाँ, इसका जो काम क्या रहता है वो भी यहाँ पे लिख लो कि इसका जो काम रहता है ये क्या करता है, विशिष्ट समलक्षण दिखाता है, मतलब एक स्पेशल टाइप का लक्षण प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेना, ये एक विशिष्ट समलक्षण दिखाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए तुम लिख सकते हो, प्रतिजीवी का प्रतिरोधी होता है। प्रतिजीवी मतलब समझ में आता है ना, हाँ, अभी छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, प्रतिजीवी क्या होता है, ये क्या होता है, ठीक है। तो ये क्या करता है, प्रतिजीवी का प्रतिरोधी करता है, मतलब विरोध करता है प्रतिजीवी को, मतलब प्रतिजीवी से हमें बचाता है, बेसिकली ये बोलना चाहता है, ठीक। और इस पर क्वेश्चन आया हुआ है तो स्टार मार्क कर लिए रहो इसको भी, ठीक। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अनुवांशिक पदार्थ से रिलेटेड कि इसमें क्या पाया जाता है, एकल गुणसूत्र पाया जाता है, एकल गुणसूत्र पाया जाता है, मतलब केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है, ठीक है। तो क्या क्या देख लिया हमने अभी तक। हाँ, एक और छोटी सी बात है, दो इंपॉर्टेंट बातें और याद रख लो। दूसरा, केवल एक अंगक पाए जाते हैं, ये भी याद रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, कि प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या होता है, केवल एक अंगक पाया जाता है, ठीक। अब तुम्हें थोड़ा सा रिमाइंड कराऊँ, इसको हम और भी पढ़ चुके हैं। कहाँ पे पढ़े हैं, इधर, गिव मी अ सेकेंड, ये देखो, यहाँ हमने पढ़ा था कि जो राइबोसोम रहता है वो झिल्ली रहित संरचना होती है, जो क्या होती है, दोनों में पाई जाती है, ठीक। और ये एक तरह का बेसिकली क्या होता है, अंगक के अंदर पाया जाता है। तो यहाँ पे हमने और पढ़ा था, वही चीज़ें दोबारा यहाँ पे क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। तो एनसीईआरटी में बहुत ज़्यादा चीज़ें रिपीट होती है, इसलिए एनसीईआरटी की बुक पतली होती है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा वास्ट लगता है हमें, क्योंकि बात उसकी लैंग्वेज समझ नहीं आती है एनसीईआरटी की बुक। बट कोई नहीं, मैं हूँ ना, मैं समझाने के लिए सारी चीज़ें, मैं किस लिए हूँ, ठीक है, ओके। तो केवल क्या होती है, तुम्हारा प्रोकैरियोटिक के अंदर केवल एक अंगक पाया जाता है, उसका नाम क्या है तुम्हारा, राइबोसोम, ठीक है। हिंदी में सोम बोलते हैं, इंग्लिश में जोम बोलते हैं, इसलिए मेरे मुंह से बार बार जोम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक के अंदर केवल एक अंगक पाया जाता है जिसका नाम है राइबोसोम, और ये कई बार पूछा जा चुका है। एक और चीज़ याद रखो बेटा, जिसे अपन बोलते हैं तुम्हारा मोसोसोम, मतलब मोसोसोम बोल दो, ठीक है। अब ये भी कई बार पूछा जा चुका है, मोसोसोम। तो मोसोसोम क्या होता है तुम्हारा, जो तुम्हारा कोशिका झिल्ली होती है, मतलब ये तुम्हारा कोशिका रहा, यहाँ पे लेस से क्या है, कोशिका झिल्ली है, एक लेयर चढ़ा हुआ है ऐसे करके, ठीक है, कोशिका झिल्ली है। तो इस कोशिका झिल्ली से ही क्या होता है, एक परत निकलती है बाहर, मतलब उसी में जुड़ा हुआ एक झिल्ली होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, मोसोसोम बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख लेना, कोशिका झिल्ली अंतर्वलन बोलते हैं। अब देखो एनसीईआरटी की वर्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इस वर्ड को एज इट इज़ लिख रहा हूँ कि कोशिका झिल्ली क्या होता है, ये अंतर्वलन होता है। अंतर्वलन का मतलब कोशिका झिल्ली के अंदर ही सटा हुआ रहता है, उस परत को अपन क्या बोलते हैं, मेसोसोम बोलते हैं। इसके बारे में हम और भी आगे डिटेल में पढ़ेंगे अभी, ठीक है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल इतनी चीज़ें बस याद रखो, ठीक है। तो क्या क्या देखा हमने, जो माइकोप्लाज्म रहता है वो कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती, स्पष्ट विभेदित केंद्रक नहीं पाया जाता। आनुवांशिक पदार्थ में 3 बातें इंपॉर्टेंट है। पहला, जो डीएनए रहता है वो क्या होता है, नग्न होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई भी हिस्टोन प्रोटीन द्वारा नहीं जुड़ा रहता। दूसरा, एकल क्या होता है, गुणसूत्र पाया जाता है। और तीसरा हमने देखा कि वृत्ताकार या फिर गोलाकार डीएनए होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, प्लाज्मिड बोलते हैं। और ये एक तरह का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होता है,
जो क्या करता है, विशिष्ट समलक्षण देता है, जिसके एग्जाम्पल के लिए क्या होता है, प्रतिजीवी का प्रतिरोधी होता है। ठीक, फिर हमने दो चीज़ें देखा, पहला कि प्रोकैरियोटिक के अंदर केवल एक अंगक पाया जाता है जिसे हम राइबोसोम बोलते हैं, और दूसरा हमने देखा मेसोसोम। मेसोसोम क्या होता है, तुम्हारा जो कोशिका झिल्ली होती है उससे सटा हुआ एक क्या होता है, या फिर कोशिका झिल्ली अंतर्वलन होता है। ये वर्ड आपको याद रखनी है बेटा, अंतर्वलन। अब एनसीईआरटी की वर्ड है, उसको तुम चेंज मत करो, समझने के लिए मैंने बता दिया कि वो कोशिका झिल्ली के साथ सटा हुआ रहता है। ठीक, आगे क्या क्या हेल्प करता है, वहाँ से क्या क्या चीज़ें बनती है, उसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे अभी। ठीक है, ओके, चलो आगे आ जाओ फिर फटाफट। हाँ, अब आ जाते हैं कोशिका आवरण और उसके रूपांतरण के बारे में। ठीक है, मतलब किस तरह से वो मतलब हेल्प करता है आगे कोशिका में। ठीक है, ओके, तो कोशिका आवरण, अगर ये रहा तुम्हारा कोशिका, ये रहा तुम्हारा केंद्रक, अब इसके आवरण क्या लगते हैं, परत लगी रहती है। ठीक है, ओके, देखो तो कोशिका के बाहर ना 3 परत पाई जाती है। ठीक है, मान के चलो ये क्या है, तुम्हारा केंद्रक है, ये क्या है तुम्हारा कोशिका के बाहर तुम्हारा 3 परत पाई जाती है, एक लेयर, दूसरा परत, और ये रहा तुम्हारा तीसरा परत। ठीक, सबसे बाहर वाली जो परत है, थोड़ा सा मैं बड़ा बनाता हूँ, 1 2 और 3, ये जो सबसे बाहर वाला परत है उसे अपन बोलते हैं बेटा ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, दूसरा वाला जो लेयर है उसे अपन बोलते हैं बेटा कोशिका भित्ति, और जो अंदर वाला, सबसे अंदर वाला लेयर है उसे अपन बोलते हैं जीव द्रव्य झिल्ली, जिसके बारे में मैं आपको और भी बता चुका हूँ कि जीव द्रव्य झिल्ली क्या होता है बोल के। ठीक है, ओके, तो अब यहाँ पे ना क्वेश्चन 2 टाइप से पूछ सकता है। पहला एग्जामिनर कैसे पूछता है क्वेश्चन कि कोशिका का जो आवरण रहता है अंदर से बाहर किस टाइप से अरेंज रहता है। तो अंदर से बाहर बोलेगा तो पहला जीव द्रव्य झिल्ली आएगा, दूसरे में कोशिका भित्ति, और तीसरा में ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक, अगर बाहर से अंदर पूछेगा तो क्या लिखोगे, ग्लाइकोकैलिक्स पहले नंबर पे आ जाएगा, कोशिका भित्ति दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे जीव द्रव्य झिल्ली। ठीक है, तो सीक्वेंस याद रखना है बेटा कि अगर बाहर से पूछे तो जीव द्रव्य क्या बोलते हैं तुम्हारा, अंदर से पूछे तो जीव द्रव्य झिल्ली पहले आएगा, फिर कोशिका भित्ति आएगा, फिर ग्लाइकोकैलिक्स आएगा। तो हड़बड़ में गड़बड़ी नहीं करना है। ठीक है, तो बी केयरफुल। ठीक, ओके, हाँ, अब इन तीनों का काम देख लेते हैं। तीनों का काम क्या रहता है, ये क्या होता है, तीनों का काम क्या रहता है, सुरक्षा प्रोवाइड करता है। ठीक, नंबर 1। दूसरा काम, ये इन तीनों का जो सुरक्षा इकाई बोलते हैं, इकाई का मतलब तीनों एक काम करते हैं सुरक्षा का। ठीक, लेकिन इनका जो क्या रहता है, मतलब सुरक्षा इकाई होते हैं, मतलब इनका सुरक्षा एक तो काम हो गया, दूसरा काम क्या रहता है, इसके जो अन्य कार्य रहते हैं वो क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो एक तो सुरक्षा इकाई होता है, वह अन्य मतलब कार्य क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ठीक है, गिव मी अ सेकंड ना, कुछ भूल रहा हूँ क्या मैं, हाँ, वह कार्य क्या होते हैं तुम्हारा, भिन्न होता है। क्लियर है, ओके, तो ये भी थोड़ा सा दिमाग में रखना। हाँ, आगे बात करते हैं तुम्हारा, ये जो प्रोकैरियोटिक होते हैं वो मतलब तुम्हारा जो जीवाणु है प्रोकैरियोटिक के अंदर, मैं बेसिकली जीवाणु के अंदर बात कर रहा हूँ। अब प्रोकैरियोटिक में हमने 4 चीज़ें पढ़ी है ना, जीवाणु होता है, माइकोप्लाज्म होता है, हरी क्या बोलते हैं तुम्हारा ग्रीन एल्गी होता है, मतलब मेरे इंग्लिश में निकल रहा है, मतलब नीला हरा सवाल होता है, और क्या होता है, पीपीएल होता है। तो मैं पर्टिकुलरली अगर मैं जीवाणु की बात करूँ, ठीक है, तो तुम्हारा जो जीवाणु है, ठीक है, वो 2 कैटेगरी में हो सकता है, एक तुम्हारा ग्राम धनात्मक और दूसरा तुम्हारा ग्राम ऋणात्मक। ठीक है, ओके, ग्राम धनात्मक किसको बोलते हैं बेटा, हाँ, अब इसके लिए क्या करते हैं, ग्राम धनात्मक का मतलब जो कलर दे, मतलब जो अभिरंजित होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख लेना, जो अभिरंजित होता है। अभिरंजित, अब ये वर्ड तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी की वर्ड है। अभिरंजित का मतलब क्या होता है, रंजित का मतलब होता है रंगना, मतलब जो कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, कुछ केमिकल करके, डिटेल में नहीं जानना ग्राम प्रोसेस कैसे होता है, ये सब तुम कॉलेज में जाके पढ़ोगे। स्लाइड लेते हैं, स्लाइड में बैक्टीरिया लेते हैं, उसके ऊपर कुछ कलर डालते हैं, मेथिलीन ब्लू डालते हैं, ये डालते हैं, वो डालते हैं, कुछ नहीं जानना अभी तुम्हें। ठीक है, कुछ नहीं पूछता आपके एग्जाम में, तुम डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड याद रखो, जो अभिरंजित होता है मतलब जो कलर देता है वो क्या होता है, ग्राम धनात्मक होता है, जो अभिरंजित नहीं होता वो क्या होता है तुम्हारा, ग्राम ऋणात्मक होता है। क्लियर, हाँ, अब इसके लिए हम क्या करते हैं, अभिरंजन विधि लगाते हैं, अभिरंजन विधि द्वारा किया जाता है। ठीक है, और अभिरंजन विधि किसने दिया था तुम्हारा, उस साइंटिस्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, जिसको बोलते हैं तुम्हारा हेनरी क्रिश्चियन ग्राम। ठीक है, हेनरी क्रिश्चियन ग्राम में क्या दिया था तुम्हारा, अभिरंजन विधि दिया था, जिसके द्वारा जीवाणु, कौन सा जीवाणु ग्राम धनात्मक है, कौन सा जीवाणु ग्राम ऋणात्मक है, उसका पता किया जाता है। जो अभिरंजित हो जाते हैं वो ग्राम धनात्मक होता है, जो अभिरंजित नहीं होते वो क्या होता है, ग्राम ऋणात्मक होता है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं होगा होपफुली। ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ। हाँ, अब डिटेल में बात करते हैं इन तीनों लेयर के बारे में कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या काम करता है, कोशिका भित्ति और जीव द्रव्य झिल्ली के बारे में। ठीक है, चलो आगे आ जाओ। गर्मी बहुत है यार, कोई नहीं।
हाँ, तो सबसे पहले आ जाते हैं बेटा ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में। ठीक है, देखो ग्लाइकोकैलिक्स ना दो इंपॉर्टेंट क्या बनाता है, दो इंपॉर्टेंट चीज़ें बनाती है। सबसे पहला जिसे अपन बोलते हैं क्या बोलते हैं तुम्हारा, औपंक परत बोलते हैं। ठीक है, औपंक परत कब बनता है, अगर तुम्हारा जो ग्लाइकोकैलिक्स है, ठीक है, अगर वो मोटी है वो ढीली है। ठीक, पहला क्या है, अगर ये मोटी व ढीली है, लूज़ है मतलब। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या बनाता है ये अपवंक, सॉरी औपंक नहीं, औपंक परत बनाता है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो तुम्हारे बुक में एकदम थ्योरी टाइप से दिया है, मैं तुम्हें की वर्ड में बता रहा हूँ चीज़ें, तुम्हें फटाफट क्वेश्चन देखते ही आप फटाफट ऑप्शन लगाते मार्क करते आओगे। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है बेटा, दूसरी चीज़ क्या है, अगर मोटी है और साथ में क्या है ढीली के बजाय अगर वो क्या है कठोर है। ठीक है, ढीली के बजाय क्या है ये कठोर है, मोटी व कठोर है, तो इस कंडीशन में क्या बनाता है, समपुटिका बनाता है, समपुटिका, या फिर इसे अपन क्या बोलते हैं बेटा कैप्सूल भी बोलते हैं। ठीक है, ये दोनों कई बार पूछा जा चुका है। तो अगर ग्लाइकोकैलिक्स मोटी व ढीली है तो पंक परत बनाता है, अगर वो मोटी व कठोर है तो क्या बनाता है, समपोटिका या फिर कैप्सूल बनाता है। क्लियर। दूसरी चीज़ है तुम्हारा ये हो गया ग्लाइकोकैलिक्स। नेक्स्ट आ जाओ जिसे बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति इसका बेसिकली काम क्या होता है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, देखो सबसे पहले चीज़ क्या करता है, ये कोशिका के आकार को निर्धारित करता है, मतलब कोशिका गोल रहेगा, अंडाकार रहेगा, क्या रहेगा, तो बेसिकली क्या करता है कोशिका के आकार का निर्धारण करता है। तो यहाँ पे लिख सकते हो तुम्हारा कोशिका आकार का निर्धारण, कोशिका आकार का क्या करता है ये निर्धारण करता है। दूसरा चीज़, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये क्या करता है तुम्हारा जो कोशिका है उसको फटने से बचाता है। ठीक है, फटने या फिर निष्पादित होने से, निष्पादित मतलब बेसिकली फटना ही होता है, मतलब वहाँ कोशिका के अंदर कोशिका द्रव्य बड़ा फटेगा तो सब बाहर निकल जाएगा ना, तो ये बेसिकली क्या करता है कोशिका को फटने से या फिर निष्पादित होने से बचाता है, निष्पादित होने से क्या करता है बचाता है। ठीक, अब ये क्वेश्चन तुम्हारा 2013 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तुम्हारे लिए। हाँ, उसके बाद है तुम्हारा जीव द्रव्य झिल्ली के बारे में बात कर लेते हैं कि जीव द्रव्य झिल्ली के अंदर क्या होता है। सबसे पहले चीज़ क्या होता है बेटा, जो जीव द्रव्य झिल्ली होता है वो क्या होता है, वर्णात्मक होता है। वर्णात्मक का मतलब, वर्ण का मतलब होता है बेटा क्या, कलर। ठीक है, मतलब ये क्या होता है रंगीन होता है, ये बोलना चाहता है। ठीक है, ओके। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये क्या होता है, बाह्य वातावरण से संपर्क में रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना बाह्य वातावरण से संपर्क में, बाह्य वातावरण से क्या होता है संपर्क में रहता है। ठीक, ओके। अब देखो ये तुम्हारा जो जीव द्रव्य झिल्ली है इसके फैलाव से, जीव द्रव्य झिल्ली के फैलाव से क्या बनता है तुम्हारा, मीसोजोम बनता है, मीसोसोम बनता है। ठीक, अब ये चीज़ मैं तुम्हें और भी बता चुका हूँ, अभी जस्ट पढ़ के आ रहे हैं इधर। ये देखो मीसोजिम क्या होता है तुम्हारा, कोशिका झिल्ली अंतर्वलन होता है। अब कोशिका के क्या होते हैं, 3 झिल्ली होते हैं, ये चीज़ तो तुम्हें पढ़ के आ रहे हो। ठीक है, ये जीव द्रव्य झिल्ली होता है, ये कोशिका भित्ति होता है, ये ग्लाइकोकैलिक्स होता है। तो इसी जीव द्रव्य झिल्ली का क्या होता है, जब फैलाव होता है तो तुम्हारा क्या बन जाता है, मीसोजोम बन जाता है। क्लियर है, ओके। हाँ, तो एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं पूरा एनसीईआरटी की बुक। ठीक है, आगे और दूसरे चैप्टर के साथ लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो जीव द्रव्य झिल्ली के फैलाव से क्या होता है तुम्हारा मीसोजोम बनता है। ठीक, अब मीसोजोम, अब ये जो फैलाव होता है ना वो 3 तरीक़ा से हो सकता है। ठीक है, 3 रूप में फैलाव हो सकता है। 3 रूप में कौन कौन सा, सबसे पहले होता है तुम्हारा जिसे बोलते हैं तुम्हारा पुटिका, दूसरा होता है तुम्हारा क्या नलिका, और तीसरा होता है तुम्हारा क्या पटलिका। ठीक, अब ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक, तो तुम्हारा जो जीव द्रव्य झिल्ली होता है उसका फैलाव होता है तो मीसोजोम बनता है, और इसका जो फैलाव है वो क्या होता है 3 रूप में हो सकता है, पोटिका, नलिका और क्या होता है तुम्हारा पटलिका के रूप में। ठीक, क्या होता है कैसे होता है कुछ नहीं जानना, कोई एकदम डिटेल में नहीं पूछा जाता। ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में पढ़ना भी नहीं है, जितना पढ़ा रहे हैं बेटा मोर देन आप है, आलसी बनो, ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सारे चैप्टर आपको पढ़ना है। ये तो हम पहला लेक्चर देख रहे हैं। ठीक है, मतलब पहला चैप्टर नहीं है, लेकिन ये सबसे सबसे पहले पढ़ने जाने वाला चैप्टर है। ठीक, ओके। अब थोड़ा ना इसके बारे में मतलब इसका कार्य क्या रहता है जीव द्रव्य झिल्ली, उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। ठीक, अगर हम इसके कार्य की बात करें तो उसका कार्य रहता है तुम्हारा कोशिका, जो हमारा क्या बोलते हैं कोशिका भित्ति के निर्माण में हेल्प करता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना कोशिका भित्ति निर्माण। ठीक है, दूसरा तुम्हारा डीएनए प्रतिवृत्ति, डीएनए प्रतिवृत्ति मतलब डीएनए रेप्लिकेट करता है, उसमें हेल्प करता है, मतलब डुप्लीकेट करने में। ठीक, फोटो कॉपी करने में बेसिकली। ठीक,
तीसरा क्या है तुम्हारा, संतति कोशिका में वितरण में हेल्प करता है। संतति का मतलब समझ में आता है ना, बच्चा, बेबी, ठीक है। तो संतति कोशिका में क्या करता है, वितरण करता है। वितरण मतलब तो समझ में आता है तुम्हें, ठीक। और तुम्हारा श्वसन हो गया एवं स्त्रावी प्रक्रिया, श्वसन एवं स्त्रावी प्रक्रिया। स्त्रावी समझ में आता है ना, स्त्राव होना मतलब किसी चीज़ का बाहर निकलना, ठीक है, ठीक। स्त्रावी श्वसन हो गया सांस लेने में, ये सारी चीज़ों में, ठीक। उसके बाद है तुम्हारा जीव द्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र में, जीव द्रव्य झिल्ली के पृष्ठ क्षेत्र में भी क्या करता है, हेल्प करता है। और साथ में एंजाइम की मात्रा को बढ़ाता है, ठीक है। एंजाइम की मात्रा को बढ़ाने में भी क्या करता है, ये हेल्प करता है। क्लियर है। अब ये जो कार्य है उसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो कोई भी चीज़ इग्नोर नहीं करनी है। खासकर स्पेशली ये दोनों पूछा जा चुका है, ठीक है। कोशिका भित्ति निर्माण में, डीएनए प्रतिकृति में, संतति कोशिका में क्या करता है तुम्हारा, वितरण करता है। श्वसन स्रावी प्रक्रिया में जीव द्रव्य झिल्ली के पृष्ठ में रहता है, ये तो याद रहेगा ही क्योंकि जीव द्रव्य से फैला हो रहा है। और साथ क्या करता है तुम्हारा, एंजाइम की मात्रा बढ़ाने में हेल्प करता है। ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तीनों मान के चलो, ठीक है। कोशिका भित्ति निर्माण, डीएनए प्रतिकृति और संतति कोशिका में वितरण, ठीक। बाकी चीज़ें उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लास्ट वाला और इंपॉर्टेंट हो सकता है, एंजाइम की मात्रा बढ़ाने में, ठीक। तो ये तीनों तो किसी भी हालत में आपको भूलना नहीं है कि कोशिका भित्ति निर्माण में, डीएनए प्रतिकृति में और तुम्हारा जो संतति कोशिका है उसके वितरण में हेल्प करता है, ठीक। तो ये हो गया बेटा तुम्हारा क्या, कोशिका आवरण और उसके रूपांतरण की बातें, ठीक है। होपफुली आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई, मुझे दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। काफ़ी मतलब इजी था, कोई बड़ा चीज़ नहीं था, ठीक। ओके, आगे आ जाओ, जिसे बोलते हैं अब इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक, जो क्या है तुम्हारा राइबोसोम या फिर अंतर्विष्ट पिंड कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं बात करता हूँ राइबोसोम के बारे में। देखो, राइबोसोम के बारे में बात करें तो राइबोसोम में 3 से 4 बातें जो तुम्हें पता होनी चाहिए। सबसे पहले जो राइबोसोम रहता है वो कोशिका के अंदर जीव द्रव्य झिल्ली के साथ जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। किसके अंदर मैं बात कर रहा हूँ, प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर बात करूँ ना, हाँ, क्योंकि हम अभी प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ रहे हैं तो दोनों के साथ मिक्स मत कर देना, ठीक है। तो ये पहला क्या है तुम्हारा कि ये जीव द्रव्य झिल्ली के साथ क्या रहता है बेटा तुम्हारा, जुड़ा रहता है, ठीक। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसका जो साइज़ होता है, ठीक है, 15 to 20 नैनोमीटर होता है, ठीक, माइक्रोमीटर नहीं, नैनोमीटर, हाँ। और इसमें जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, ठीक, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है वो क्या होता है, 70S का होता है। क्या होता है 70S, कुछ नहीं जानना तुम्हें, ठीक है। ये क्या होता है, 70S का होता है, 5 मत समझना इसको। और ये इसके 2 उप इकाइयाँ होती है, 50S, ठीक है, और 30S। क्लियर है, ओके। आगे आगे क्या होता है, जो राइबोसोम है, ठीक है, राइबोसोम प्लस तुम्हारा mRNA, इसको क्या बोलते हैं बेटा, mRNA को संदेशवाहक, मैसेंजर आरएनए बोलते हैं ना, इसी को संदेशवाहक आरएनए बोलते हैं। मैं हिंदी में और नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो राइबोसोम और तुम्हारा mRNA दोनों मिलकर क्या बनाता है तुम्हारा, बहु राइबोसोम बनाता है, राइबोसोम बनाता है। और ये शायद पता नहीं, मुझे 2018 में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। राइबोसोम या फिर इसी को अपन क्या बोल देते हैं, बहुसूत्र भी कहते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है तुम्हें कि जो राइबोसोम रहता है वो तुम्हारा mRNA के साथ मिलकर क्या बनाता है, बहु राइबोसोम या फिर बहुसूत्र बनाता है। इसका काम क्या रहता है बेटा, इसका काम रहता है तुम्हारा प्रोटीन संश्लेषण में हेल्प, मतलब प्रोटीन संश्लेषण करता है या फिर प्रोटीन निर्माण करता है, डायरेक्ट ये लिख लो, ठीक है। तो इसका काम क्या रहता है, प्रोटीन निर्माण। ये भी कई बार पूछा जा चुका है, तो बच्चों वाली चीज़ें वैसे भी, ठीक। तो ये था तुम्हारा राइबोसोम के बारे में। अब बात करते हैं अंतर्विष्ट पिंड के बारे में। अंतर्विष्ट पिंड क्या है, पहला चीज़ ये क्या होता है, कोशिका द्रव्य में जो बचा हुआ पदार्थ रहता है, ठीक है, उसे अपन क्या बोलते हैं, जो खाली बचा हुआ मतलब अपशिष्ट पदार्थ बोल सकते हो एक वर्ड में, उसे अपन अंतर्विष्ट पिंड बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख लेना, कोशिका द्रव्य में बचा हुआ पदार्थ, कोशिका द्रव्य में बचा हुआ जो पदार्थ है उसे अपन क्या बोलते हैं, अंतर्विष्ट पिंड कहते हैं, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है बेटा, दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर क्या होता है, किसी प्रकार की कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती। मतलब ये कोशिका द्रव्य है, यहाँ पे केंद्रक है, यहाँ पे कोई पिंड पड़ा है, तो इसके बाहर में कोई ऐसा झिल्ली नहीं पाया जाएगा, ये बोलना चाहता है, ठीक। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एग्जाम्पल के लिए क्या हो सकता है बेटा, एग्जाम्पल में लिख लो 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। फास्फेट हो गया, और क्या हो गया तुम्हारा, साइनोफाइसिन हो गया, फास्फेट, साइनोफाइसिन, और एक को बोलते हैं तुम्हारा ग्लाइकोजन, ठीक है। फास्फेट, हिंदी में लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है मुझे, ठीक है। फास्फेट,
और क्या हो गया तुम्हारा, फास्फेट हो गया, साइनोफाइसिन हो गया, साइनोफाइसिन फास्फेट, साइनोफाइसिन, और होता है तुम्हारा ग्लाइकोजन, ठीक है। फास्फेट, साइनोफाइसिन और ग्लाइकोजन, ये क्या है तुम्हारा, उसके एग्जाम्पल है। ये सब के सब क्या होते हैं, कड़िकाएँ होती है, ठीक है। ग्लाइकोजन कड़िकाएँ, ये सब क्या है, इसका एग्जाम्पल है, ठीक, ओके। एक और चीज़ जिसके अंदर इंपॉर्टेंट है, जिसे बोलते हैं तुम्हारा गैस राजधानी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नीट शायद 2017-18 के बीच में पूछा गया, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है डेट, तो ये भी पूछा जा चुका है। ये भी इंपॉर्टेंट है क्या, कि तुम्हारा जो गैस राजधानी होती है वो 2 प्रकार के जीवाणुओं के अंदर पाई जाती है। एक को बोलते हैं तुम्हारा नील हरित, जिसे मैं नीला हरा बोलता हूँ, याद करने में आसानी होती है, और दूसरा तुम्हारा बैगनी हरी, मतलब मैं बैगनी हरा बोलता हूँ, ठीक है। नील हरा मतलब नीला हरा बैगनी हरा, मैं तो ऐसे याद किया था, ठीक है। नीला हरा बैगनी हरा ऐसे याद रखना, नील हरित बैगनी हरी, थोड़ा सा नाम कन्फ्यूजन रखता है, तो नीला हरा बैगनी हरा जो ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषी, ये दोनों क्या होते हैं, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु होते हैं, प्रकाश संश्लेषी जीवाणु, ठीक। इन दोनों प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं के अंदर क्या पाया जाता है, तुम्हारा गैस राजधानी पाया जाता है। तो ये हो गया तुम्हारा राइबोसोम और अंतर्विंड पिंड। दोबारा मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, पेज में क्या क्या पढ़े हमने। राइबोसोम में सबसे पहले ये जीव द्रव्य झिल्ली के साथ जुड़ा रहता है, 15 से 20 नैनोमीटर का होता है। और हमने देखा क्या, जो 70 एज, इसमें जो मतलब प्रोकैरियोटिक जो राइबोसोम है वो क्या होता है, 70 एस होता है, वो 2 उप इकाइयों से मिलकर बना होता है, 50 एस और 30 एस। अब इन दोनों को जोड़ के 80 हो रहा है, ये वाला दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। कहाँ से आया है, तो 80 होना चाहिए था, 70 कैसे हो गया, ऐसा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। दूसरा चीज़, जो राइबोसोम रहता है वो mRNA के साथ जुड़ता है और क्या बनाता है, तुम्हारा बहु राइबोसोम या फिर बहुसूत्र बनाता है, जो जिसके द्वारा क्या होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है या फिर प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक। फिर हमने देखा अंतर्विष्ट पिंड। अंतर्विष्ट पिंड क्या होता है, जो कोशिका द्रव्य के अंदर बचा हुआ पदार्थ होता है उसे अंतर्विष्ट पिंड कहते हैं। इसके अंदर कोई झिल्ली, इसके बाहरी आवरण परत पे कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती। एग्जाम्पल फास्फेट हो गया, साइनोफाइसिन हो गया और ग्लाइकोजन कोशिकाएं होगी, ठीक। फिर हमने देखा कि जो गैस राजधानी होती है वो नीला हरा तथा बैगनी हरा प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में उपस्थित होता है, ठीक। क्लास के अंदर बस इतनी सारी चीज़ें थी। अब क्या करो, वीडियो पॉज करो, सारी चीज़ों को तुम क्या करो, फिर से रिवाइज करो। नोट्स बनाए हो तो अच्छी बात है, नहीं बनाए हो तो दोबारा नोट्स बना लो, वीडियोस देख के दोबारा रिपीट करके, देन सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएगी। देखो पढ़ने का सिंपल सा रूल है यार, अभी पढ़ो, 24 घंटे बाद पढ़ो, फिर 3 दिन बाद पढ़ो, फिर 1 सप्ताह बाद पढ़ो, सारी चीज़ें अपने आप याद हो जाती है। और बायो थोड़ा सा रट्टाफिकेशन है, अगर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात करूँ तब, ठीक है। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हो कि इसी तरह की अच्छी वीडियो आपको एक जगह एक साथ मिल जाए, सारे लेक्चर्स के आपको नोट्स मिल जाए, साथ ही साथ आप मुझसे पर्सनल डाउट पूछ सकते हो, लाइक मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, या फिर जो भी डाउट है उसको स्क्रीनशॉट लेकर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मुझसे पर्सनली अपना डाउट क्लियर करना चाहते हो 24 आवर, किसी प्रकार का ऐड से डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। मतलब होता है ना यार, जब आप यूट्यूब पे पढ़ते हो तो ऐड आ जाती है, या फिर यूट्यूब पे आप लेक्चर देखने आते हो लेकिन कोई दूसरा वीडियो का सजेशन आता है और आप डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो इस तरह का कोई भी अगर आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए, चैप्टर वाइज अगर आपको टेस्ट चाहिए सारे चैप्टर का, साथ ही साथ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मॉक टेस्ट और पूरा रिवीजन कैसे करना है, इस सारे टाइप का स्ट्रैटेजी अगर आपका फ़ायदा उठाना चाहते हो तो आप मुझे इस पर्टिकुलर नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। और आप हमारे पैड क्लास में आ सकते हो, ठीक है। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, जिसकी प्राइस है मात्र 699 रुपीज़ पर मंथ, ठीक है। तो अगर आपको पैड क्लास में आनी है, ये सारी फीचर्स का फ़ायदा उठाना है, तो आप मेरे साथ पैड के लिए आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, ठीक है, व्हाट्सअप कर सकते हो। ओके, बाय बाय एंड सी यू।